कक्षा 12 कला वर्ग के प्रिय छात्र छात्राओं, आज नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत, जिसे राजनीति विज्ञान भी कहते हैं, द्विध्रुवता के अंत चैप्टर में टॉपिक शॉक थेरेपी का अध्ययन करेंगे। शॉक थेरेपी क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए, इसकी चर्चा करेंगे और तत्पश्चात भारत और सोवियत संघ के बीच के संबंधों को भी आज के क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शॉक थेरेपी की बात करें तो शॉक थेरेपी का जो मतलब है, वास्तव में आघात पहुंचाकर एक सहयोगात्मक रुख अख्तियार करना ही शॉक थेरेपी है। अर्थात आघात पहुंचाकर उपचार करना शॉक थेरेपी कहलाता है। आघात करके उपचार पहुंचाना, वास्तविक इसका जो शाब्दिक अर्थ कहते हैं उसे हम शॉक थेरेपी कहते हैं। लेकिन आखिर आघात करके उपचार पहुंचाना, कौन सा आघात हुआ, इसका उपचार क्या हुआ, इसकी हम बात करेंगे। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके पूर्व सोवियत संघ से जुड़ने वाले समस्त देशों ने जो नीति अख्तियार किया था, नीति जो अपनाया था, वह साम्यवादी नीति थी। और आप जानते हैं, साम्यवादी नीति के अंतर्गत निजीकरण एक तरह से नहीं था। अर्थात लोगों की जो निजी कंपनियां नहीं थी, लोगों की निजी जमीन नहीं थी, इन सब पर सरकार का अधिकार था। तो जब साम्यवाद की समाप्ति हो गई, तो साम्यवाद की समाप्ति क्यों हुई? साम्यवाद की समाप्ति इसलिए हुई कि वहां के लोगों को किसी न किसी रूप में पूंजीवाद पर ज्यादा विश्वास होने लगा था। कल के ई क्लास में मैंने बताया था, पिछले ई क्लास में, कि जब लोगों को ऐसा आभास हुआ कि साम्यवाद की जो सरकार थी लोगों के विकास के लिए उतनी तत्पर नहीं थी, लोगों के सुखमय जीवन के लिए उतनी तत्पर नहीं थी जितनी की पूंजीवादी सरकारें हैं, तो लोगों का विश्वास साम्यवाद से हटा और साम्यवाद का विश्वास हटने के बाद लोगों ने पूंजीवादी व्यवस्था को अख्तियार किया। और पूंजीवादी व्यवस्था अख्तियार करने का कारण क्या था? जो उनको कष्ट थे उसका उपचार किया जाए। अर्थात साम्यवाद से जो उनको आघात पहुंचा था, जिस परिवेश में वहां के सोवियत संघ के लोगों को कष्ट की अनुभूति हुई थी, वह उपचार पूंजीवादी व्यवस्था से करना चाहते थे। अर्थात साम्यवाद की समाप्ति और पूंजीवाद को अख्तियार करना एक तरह से शॉक थेरेपी से जुड़ा हुआ है। पूंजीवादी को लोगों ने अपनाया, तो इसे ही हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। चूंकि पूंजीवादी व्यवस्था अमेरिका के ऐसे रूप में थी, चूंकि जो पूंजीवादी व्यवस्था थी वह अमेरिका के जिस रूप में काम कर रही थी, वह काम करने का जो तरीका था, काम करने का जो लोगों की इच्छाएं थी, उससे लगता था
कि पूंजीवाद में व्यवस्था ठीक हो गई। पूंजीवाद जब लोगों ने तैयार किया तो हुआ क्या, पूंजीवाद में जो निजी क्षेत्र थे, निजी कंपनियों के जो मालिक पहले सरकार हुआ करती थी, वह निजी कंपनियों वाले व्यक्तिगत हो गया, व्यक्तिवादी हो गया, निजी व्यक्ति का हो गया। और इससे यह हुआ कि वह निजी व्यक्ति उस कंपनियों के विकास के लिए अपने नीतियों को, अपने नियमों को लागू किया और इस प्रकार से वह निजी कंपनियां कार्य करने लगी। निजी कंपनियों के अलावा निजी जो जमीनें थी जिस पर साम्यवाद की सरकार ने उन समस्त जमीनों पर सरकारी एक व्यवस्था बनाया था कि ये सरकार की जमीनें हैं, उससे जो उत्पादन होता था उसको सरकार लेती थी और खाद्यान्न की सुरक्षा लोगों के बीच फैलाती थी कि इससे लेके खाद्यान्न सब लोगों का जीवन भरण पोषण हो। लेकिन शॉक थेरेपी में जब पूंजीवादी व्यवस्था को तैयार किया गया तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी, उस दुष्परिणामों की चर्चा करूंगा, अर्थात शॉक थेरेपी के जो परिणाम हुए वो क्या क्या थे। वास्तव में शॉक थेरेपी नाम दिया गया था, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस मॉडल को ऐसा नाम दिया था। ये मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद के संक्रमण के रूप में जाना जाता है। अर्थात मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण, क्योंकि पश्चिमी क्या था, मध्य एशिया व पूर्वी यूरोप के लोग जो पहले साम्यवादी को स्वीकार करते थे, इनका एक तरह से पूंजीवाद की ओर संक्रमण होने लगा, पूंजीवाद की ओर इनका लगाव होने लगा। इसी व्यवस्था को हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। और शॉक थेरेपी के दुष्परिणाम हुए उसकी चर्चा मैं करूं कि वास्तव में शॉक थेरेपी का परिणाम क्या है। शॉक थेरेपी का परिणाम, शॉक थेरेपी का परिणाम नंबर 1 ये हुआ कि जो सरकार की कंपनियां थी, कंपनियां या उद्योग जो थे, निजी हाथों में चले गए, निजी हाथों में चले गए। इससे क्या हुआ, जब निजी हाथों में चले गए तो जो निजी लोग थे, जिसके मालिक थे, वो अपना मनमाना कार्य करने लगे, इच्छा के अनुसार मजदूरों को मजदूरी देने लगे। सरकार का उससे प्रतिबंध हटने के कारण, इसके कारण मजदूर की स्थिति खराब हुई, मजदूरों की स्थिति खराब हो गई और जो धनवान थे धनवान होते चले गए, जो गरीब थे गरीब होते चले गए। अर्थात तीसरा हुआ, अमीरी व गरीबी के बीच खाई बन गई, के बीच खाई बन गई। अर्थात इनके बीच इतना अंतर आ गया कि गरीब गरीब होने लगा और जो पूंजीवादी लोग थे वो अमीर होने लगे। चौथा कारण था, एक समय जब साम्यवादी सरकार जो कृषि योग्य भूमि थी उस पर उसका एकाधिकार था, तो कृषि योग्य भूमि की एकाधिकार के कारण वो खाद्यान्न की सुरक्षा अपने देश के लोगों के लिए की थी। अर्थात उनको उतनी मात्रा में खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था जिससे उनका जीवन का भरण पोषण हो जाए। लेकिन शॉक थेरेपी आने के बाद जब निजी हाथों में ये कृषि भूमि चली गई तो पता चला कि खाद्यान्न की कमी होने लगी। अर्थात भूमि, कृषि योग्य भूमि
कृषि योग्य भूमि निजी हाथों में चली गई, जिससे खाद्यान्न की भी समस्या आ गई। अर्थात बहुत सारे लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल पाता था। जो पहले सरकार खाद्यान्न की सुरक्षा की थी, खाद्यान्न को सुरक्षित की थी कि सभी लोगों को खाद्यान्न मिले, सबका जीवन ठीक चले, उस परिवेश में ये खाद्यान्न की समस्या आई। पांचवा, सकल घरेलू उत्पाद कम हो गया। सकल घरेलू उत्पाद कम हो गया, अर्थात 1991 के बाद जो सकल घरेलू उत्पाद की लोगों की अपेक्षा थी उससे कमी हो गई और वह व्यवस्था एक तरह से हाशिए पर आ गई। छठवां क्या हुआ? लोगों की दुर्दशा बढ़ गई, आर्थिक कमजोरी हो गई और लोग परेशान होने लगे। विकास की जो अपेक्षा थी वह नहीं हो पाई और एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन सभी कारणों के साथ साथ जो रूबल था, रशिया का जो रुपया, जो रूबल था, मुद्रा, एक तरह से कह लीजिए जो मुद्रा रूबल थी वह रूबल में गिरावट आ गई। अर्थात रुपये की गिरावट आने पर एक तरह समझिए कि देश के सामान्य परिप्रेक्ष्य में, जहां विश्व के एक सामान्य रूप है, उस परिप्रेक्ष्य में रुपये का घटना आपके देश की कमजोर स्थिति को प्रदर्शित करता है। अर्थात उस परिस्थिति में देश कमजोर स्थिति में होने लगा। ये विभिन्न परिणाम हुए शॉक थेरेपी के। लेकिन वास्तव में शॉक थेरेपी जो संक्रमण काल था पूंजीवाद का, ऐसा नहीं है कि ये लगातार ऐसा रहा। बहुत सारे कंडीशंस आए, जल्दीबाजी में स्वतंत्र जो नए स्वतंत्र देश थे वहां की सरकारें बनी, लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि सरकार लोग चाहते थे पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत लोकतांत्रिक सरकारें संचालित होती हैं, उस लोकतांत्रिक सरकारों के बीच जल्दीबाजी में कभी राष्ट्रपति, कभी वहां के संसद, कभी वहां के प्रधानमंत्री, अलग अलग पावर दिए गए जल्दीबाजी में। इस कारण भी लोकतांत्रिक तरीके को पूर्ण रूप से सही ढंग नहीं दिया जा सका। ये बहुत सारे कारण हैं। तो ये रहा शॉक थेरेपी। अब थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि सोवियत संघ से भारत के संबंध कैसे रहे और उन संबंधों को दोनों देशों ने किस तरह से निर्वहन किया और इससे क्या फायदा और नुकसान हुआ। सोवियत संघ का भारत से संबंध है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह भारत की स्वतंत्रता जो 1947 से मिली थी, सोवियत संघ की भारत से एक अच्छी मित्रता थी। वास्तव में विश्व के पटल पर जो सोवियत संघ से इसके संबंध थे वह बेहतर थे। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो विघटन के बाद की स्थितियां जो सामने आई, एक तरह से आप कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद रसिया हो गया, रूस हो गया। तो वह रूस, वह भारत एक दूसरे से एक तरह मित्र देश के रूप में जाने लगे। ये मित्र देश क्यों? क्योंकि भारत के संकट के समय रूस उसका सहयोग करता था।
इन दोनों देशों के बहुत सारे नेताओं ने, जिसमें येल्तसिन कह लीजिए, पुतिन कह लीजिए, बहुत सारे रूस के और अपने यहां भारत के पी.वी. नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, यशवंत सिंह, वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आदि लोगों का इन दोनों देशों के बीच लगातार यात्राएं होती हैं। यात्रा क्यों लोग करते हैं? यात्रा करने का मतलब कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध, दोनों देशों के बीच सैनिक संबंध, इन पर चर्चाएं होती हैं। एक तरह से दोनों देश व्यापारिक स्तर पर एक दूसरे से जुड़ाव में थे, लेकिन रक्षा के मुद्दे पर, अर्थात विमानों के खरीद फरोख्त के मुद्दे पर दोनों देशों की प्राथमिकता पहली रही थे संबंधों के बीच। सुखोई विमान भी खरीदने की जहां तक बात हुई, भारत ने लिया। परमाणु ऊर्जा केंद्र 2 लिया। ये बहुत सारे, प्रथम दृष्टिया इन दोनों देशों के बीच संबंधों का जो प्रभाव देखने को मिलता है, वह प्रभाव आप कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच रक्षा के मुद्दे पर सबसे प्रबल था। अर्थात व्यापार और रक्षा के मुद्दे पर दोनों देशों के संबंधों की तुलना करें तो नंबर 1 पर रक्षा सौदे आएंगे। अर्थात दोनों देश सैनिकों की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालने के लिए एक दूसरे की सहयोगात्मक भूमिका, और रसिया ने बहुत सारे विमान, बहुत सारे उपकरण, बहुत सारे जहाज एक तरह से भारत को दिए हैं, और इन संबंधों को एक तरह मित्रवत संबंध चलते रह रहे हैं। आज भी जब एक समय भारत ने को रसिया ने 2 परमाणु ऊर्जा केंद्र बेचने की बात की थी, उस समय विश्व का महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका ने विरोध किया था और रशिया पर दबाव डाला था कि ये चीजें इनको न बेची जाए या अन्य विमान भी न दिए जाए, क्योंकि उसको इस बात का हमेशा डर सताता रहता है कि यदि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के बीच संबंधों की प्रकाष्ठा बढ़ती रही तो कहीं न कहीं ये दोनों देश मिलकर एक बार अमेरिका पर भी कुछ राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव बना सकते हैं। इसलिए अमेरिका सर्वथा चाहता है कि भारत और जो रूस के संबंध हैं वह बेहतर न रहे, लेकिन इन समस्त चीजों के बाद भी भारत और रूस सर्वथा एक मित्र देशों के रूप में रहे। कई बार द्विपक्षीय वार्ता हुई, कई बार आपसी समझौते किए गए, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, और इन संबंधों के नाते विभिन्न देशों, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे देशों की यात्रा करके एक मधुर संबंध की स्थापना की, और लगातार एक तरह से कह सकते हैं पुतिन ने तो मुझे लगता है कि कई बार, दसों बार इस देश की यात्रा की होगी। एक बार 2007 में, वर्ष 2007 में वह 26 जनवरी को देश के 26 जनवरी 2007 को वह मुख्य अतिथि हुआ करते थे। कौन? पुतिन। किसने? गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे पुतिन, जो कहां के थे? रसिया के प्रधानमंत्री। ऐसे परिवेश में आप ये समझ सकते हैं कि इन दोनों के देशों के बीच कैसे संबंध रहे। आज के ई क्लास में बस इतना ही। प्रयास करूंगा कुछ नोट्स भी लिखने का, उसको दूं। प्यारे बच्चों, आप प्रयास करिए। आपको जो दीक्षा ऐप डाउनलोड करने की बात कही गई है, और एक मैंने आपको PDF फाइल भेजी है, उसको खोल कर भी पढ़ें। किताबों से बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। आज के लिए बस इतना ही। शेष ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगली कक्षा यदि एक क्लास की मिलेगी, हम बात करेंगे, अन्य टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।